प्रभात मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का संकल्प के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी का अभिवादन करती हूँ जिन्होंने मेरे एक छोटे से आह्वान पर रविवार के दिन में से, जो कि एक अवकाश का दिन होता है, इतना महत्वपूर्ण समय निकाला और संकल्प की इस मुहिम को, जो कि हमारे देश की एक ताकत बनने वाली है, ये पहले से ही काफ़ी समय से चला आ रहा है, मैं इसका हिस्सा अभी हाल फिलहाल में ही बनी हूँ। तो इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, जब हम संकल्प की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। संकल्प एक ऐसी मुहिम है जिससे हम सभी जुड़ के अपने देश के समृद्धशाली इतिहास को और आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, हमारा देश ऋषि मुनियों की भूमि रही है। इसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर कितने ही सारे आविष्कार हमने किए। हमने इस विश्व को शून्य दिया, जिससे गणित आगे बढ़ा। अगर हम अपने देश की गरिमा और समृद्धशाली इतिहास की बात करें तो इसको शब्दों में वर्णित करना असंभव है। तो आज हम अपने इतिहास और अपने आधुनिक परिवेश में जो दूरी रह गई है उसको कम करने की बात करने आए हैं, क्योंकि एक संकट का काल है जिसमें हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं इस मुहिम को आगे लेके जाने के लिए और एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य, दायित्व निभाने के लिए। तो इस समय हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक देश पर एक विपत्ति जब आती है तो देश का हर नागरिक एक सैनिक की भूमिका अदा कर सकता है। तो हम सभी को आज एक सैनिक की भूमिका में आना है। आपको अपनी भूमिका से अवगत कराने से पहले इस समय मेरे चिंतन मनन से मुझे एक शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिसे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर अपनी चर्चाओं में जीवंत कर देते थे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। दोस्तों, जब हम ठान लेते हैं कि हमें कुछ पाना है, उसके पीछे पूरी कायनात लग जाती है हमें वो हासिल कराने के लिए। हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है उस परमात्मा का जो हमें हमारे मकसद में आगे लेके जाता है। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि संकल्प क्या है, पहले तो इसको समझें और फिर इसमें आपकी क्या भूमिका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी दोस्तों, क्या समझते हैं, आपको क्या महसूस होता है जब हम संकल्प शब्द बोलते हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, संकल्प देखिए, हमारे कई मित्र हमारे साथ आ चुके हैं। अनुज रावत जी, अश्मित जी, परीक्षित जी, विकास नागरू सर, जय हिंद आप सभी को। उदय जी हैं, गोविंद जी भी हैं, अमित जी भी नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई हमारे साथ आए हैं, बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से संकल्प की इस मुहिम में, संकल्प के इस गौरवशाली कार्यक्रम में सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जब हम संकल्प की बात करते हैं तो आपका दायित्व कैसे इस मुहिम को आगे ले जा सकता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि हम भी तो कोरोना काल में कहीं ना कहीं इसी के भुक्तभोगी हैं। हमारे साथ भी तो वही समस्याएं हैं जो जनमानस के साथ हैं। हम इससे अलग नहीं हैं, छूते नहीं हैं। तो हम अपना योगदान कैसे कर सकते हैं? उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या उसका जवाब आपके भी जहन से हाँ में आता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चों की सेहत की चिंता है इस कोरोना काल में? कितने ऐसे भाई बहन हैं हमारे जिनकी रोजगार का जो भी साधन था वो खत्म हो गया है या छूट गया है, नौकरियों से निकाल दिया गया है, या कई रोजगार जो व्यापार करते थे वो व्यापारी जन अब अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं कई कारणों से। हम में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनके वेतन काट दिए गए हैं इस घनघोर समस्या की वजह से, जो कि सभी के ऊपर बराबर ही आई हुई है। हम में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो हमारा सुरक्षित नहीं है। हम कहीं ना कहीं आशंकित हैं, क्या हम इस कोरोना रूपी राक्षस से लड़कर आगे जाएंगे? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे यशवेंद्र भाई भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आयुष जी भी जुड़े हैं, राजीव शुक्ला जी भी जुड़े हैं। आप सभी का धन्यवाद।
और जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, जहाँ तक आप लोगों से बात करने का अवसर मिलता है, आप सभी में कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब हाँ मैं पाती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे आपके कर्तव्य बोध का अनुपालन करने की कोशिश करूंगी कि आप अपने कर्तव्य बोध को पहचानें और उस पर जो आपसे बन पड़ता है वो करें। अब आपका योगदान कैसे सुनिश्चित हो उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहूँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा और शायद इस कहानी से आपको अपनी भूमिका का आभास भी हो और उसका निर्वहन कैसे करना है ये भी समझ सकें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक घर हुआ करता था। उस घर में एक ऋषि मुनि रहते थे और उनके बहुत सारे शिष्य होते थे। तो वो ऋषि मुनि हर रोज़ अपने शिष्यों को दीक्षा दिया करते थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे और वो जो छात्र थे उनके, वो उनका अनुपालन करते थे। उसी घर में एक चिड़ियों का घोंसला भी था जिसमें कई चिड़ियाँ रहा करती थीं। फिर एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी शिष्य, सभी गुरुजन उस आग को बुझाने में लग गए। सबसे जो हो पा रहा था अपना अपना योगदान दिए जा रहे थे। तभी उस घोंसले में बैठी एक छोटी सी चिड़िया, दोस्तों एक छोटी सी चिड़िया, उसको न जाने क्या सूझा, वो दूर उड़ के गई एक तालाब में जहाँ उसको पानी मिला। अपनी चोंच में पानी लेकर वो वापस आई और उस घर में जहाँ आग लगी हुई थी उस आग के ऊपर उसने डाला। वो पुनः वापस गई उसी तालाब में, फिर से अपनी चोंच में पानी भरकर लाई और फिर से उसमें डाला। वो बार बार छोटी सी चिड़िया तालाब तक जाती, अपनी चोंच में पानी भरती और उस घर पर डालती जिससे आग बुझाई जा सके। ये देखकर पड़ोस का एक रहने वाला कौआ, जो पड़ोस के घर में कौआ बैठा हुआ था, उससे रहा नहीं गया और उसने अचानक उस चिड़िया को रोका उसके मार्ग में ही, बीच में। कौआ बोला, हे चिड़िया, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये जो बार बार अपनी चोंच में पानी भरकर लाती हो और इस घर पर लाकर डालती हो, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे ऐसा करने से ये आग बुझ जाएगी? तो दोस्तों, उस चिड़िया ने क्या कहा, ये सुनकर आप सभी भाव विभोर हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वो चिड़िया बोली, हे कौवे, तुम सही कह रहे हो। मेरे इस चोंच में पानी भरकर लाने से जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों की सूची में होगा जो इस आग को बुझाने में लगे थे, ना कि इस आग को जलते हुए देखने में लगे थे। छोटी सी चिड़िया हमें हमारे दायित्व का बोध कराती है कि हम कैसे इस संग्राम में, इस कोरोना रूपी संग्राम में, इस आपातकाल में अपना योगदान दे सकते हैं, इस देश को सशक्त बनाने में, इस देश को समृद्ध बनाने में। एक छोटी सी चिड़िया जब इतना बड़ा योगदान कर सकती है तो हम तो भारत के वासी हैं, और हम ऐसे भारत के वासी हैं जिनके पास मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी मूलभूत सुविधाओं में रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास अभी नहीं होती तो क्या आप और हम इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आज जुड़ पाते? ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, क्या ये हो पाता? कदापि नहीं हो पाता, क्योंकि हम इन मूलभूत सुविधाओं से और पहले से ही भरिपूर्ण हैं। हमारे ईश्वर ने हमें पहले से ही वो दिया हुआ है कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठ के सोच सकते हैं। हमारी वो समस्याएं हैं ही नहीं जो उस मजदूर वर्ग की हैं, जो आज परेशान है दर दर की ठोकरें खाने के लिए इस भरी गर्मी में। तो जब हम इतने भाग्यशाली लोग हैं तो क्या हम 20% भाग्यशाली लोगों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि जो 80% जनता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है इस समय में, इस कोरोना काल में, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनको हम किसी तरह इस संकट काल से बाहर निकालें? दोस्तों, आप में से कई लोगों को मैं ऐसा जानती हूं जो पर्सनली बहुत कुछ कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के हेल्प करने के लिए, कोरोना से त्रस्त लोगों की मदद करने के लिए। कुछ लोग धन से करते हैं, कुछ लोग भोजन के रूप में करते हैं, और आपके और हमारे जैसे अगर किसी भी में नहीं कर सकते हैं
तो हम धन ना सही सामर्थ्य का वो ठान लेंगे तो दोस्तों हम सभी इस कोरोना रूपी संकट काल से उभर कर आगे बढ़ेंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। हम आने वाली पीढ़ियों को ये कहानियाँ सुनाएंगे कि हमने कैसा योगदान दिया था इस संकट काल में। इसके लिए हम कैसे एक साथ आएं और क्या कर सकते हैं, उन 5 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। उन 5 बिंदुओं में से सबसे पहला बिंदु है सकारात्मक रहें। इस नकारात्मकता के समय में हमें सकारात्मकता को अपनाना है। अब कैसे किया जाए, कैसे हमेशा पॉजिटिव रहा जाए? दोस्तों, जिस तरह जब धूप निकलती है तो धूप से बचने के लिए हम एक कैप पहनते हैं कि वो धूप हम तक ना पहुंच पाए, उसी तरह इस कोरोना रूपी धूप के समय हमें एक कैप की ज़रूरत है। अब ये कैप क्या है? ये कैप है कनेक्ट ऑलवेज विद पॉजिटिव पीपल। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं, आपका मानसिक संतुलन डगमगा रहा है, ऐसे किसी जनमानस को फ़ोन करिए या मैसेज करिए जिसकी आवाज़ सुन के आपको लगता है कि आप पुनः सकारात्मकता में चले जाएंगे। दोस्तों, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए आज घर में उठ के जो भी आपके यहाँ खाना बनाता है, मान लीजिए माता जी हैं, खाना बनाती हैं, वो सुबह सुबह उठ के आपसे कहें आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो उनके साथ जो रोज़ मदद करता है, भले ही वो उनकी बहू हो, उनकी बेटी हो, उनका बेटा हो, उसका मन भी नहीं करेगा। सुबह सुबह उठ के कोई नेगेटिव बात सुन ली, क्योंकि वो हमारे दिमाग पर असर करती है। हर एक नेगेटिव बात का कहीं ना कहीं असर होता है। ये हमारी विल पावर होती है कि हम कैसे उस असर को कम करें और कैसे उसे पॉजिटिविटी में बदलें। अगर मैं अपनी जीवन का एग्जाम्पल दूं आपको, तो मैं हर रोज़ व्यायाम करती हूँ। तो किसी दिन अगर उठ के मैं अपने पति से बोलूँ कि आज मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, तो मेरी आवाज़ सुनकर वो पहले कह देते यार मैं भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये जो एक असर है हमारे वातावरण में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का, ये हमारे मानस पटल पर अंकित होता है। इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। अब इसको करना कैसे है? मैंने आपको एक सोल्यूशन तो बताया, कनेक्ट ऑलवेज विद पॉजिटिव, बट आपको इसको निरंतर प्रयास में रखना है। ये प्रयासरत अगर आप रहेंगे तभी आप इससे निकल पाएंगे। 2 छोटी पंक्तियों में मैं इसको समझाना चाहूंगी। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो एक जड़मति होती है, जो एक ऐसा दिमाग जिसमें देर में जाता है, जिसको हम कुंद बुद्धि कहते हैं, वो ऐसा दिमाग भी एक स्वस्थ दिमाग में परिवर्तित हो जाता है, एक बुद्धिमान दिमाग में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है। जिस तरह जब हम रस्सी को बार बार खींचते हैं तो एक सिल पर भी निशान डाल देती है, उसी तरह अगर आप बार बार कोशिश करेंगे कि हमें सकारात्मक रहना है, तो दोस्तों आपको कोई ताकत उससे डिगा डालते रहना चाहते हैं। तो ये हो गया पहला बिंदु। अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु है हमारा स्वस्थ रहें। दोस्तों, जब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं वो है स्वस्थ रहें। स्वस्थ कैसे रहा जाए? स्वस्थ रहने के कुछ मूलभूत मंत्र हैं, जैसे हमें दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, और वो पानी अगर कोसा हो तो और भी अच्छा, थोड़ा सा गुनगुना सा, क्योंकि गुनगुने पानी में ये इतनी ज़्यादा सहन शक्ति होती है कि आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स बने हैं, चाहे प्रदूषण के फॉर्म में हो, चाहे आपने कुछ गलत खा लिया, उस टॉक्सिन को क्लियर करता हुआ वो हमारी बॉडी से निकाल देता है। तो पानी इतना महत्वपूर्ण है, और अगर गुनगुना है तो और भी ज़्यादा बल मिलता है। दूसरा, हमारा भोजन कैसा हो। इस संकट काल में जब हम डॉक्टर्स के यहाँ जाने से डरते हैं, तो हमें अपने भोजन में अगर हम 3 चीज़ों को संतुलित कर लें तो बीमारी को तो हम गेट से ही भगा देंगे। और वो 3 दुश्मन हमारे भोजन के कौन हैं, आप सभी जानते ही होंगे। पहला है नमक, दूसरा है चीनी, और तीसरा है तेल। जब हम बात करते हैं स्वाद की, तो कहीं ना कहीं यही तीनों सामने आते हैं जो किसी भी भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इनका स्वाद बढ़ाइए, लेकिन एक संतुलित मात्रा में। अगर आप इसको संतुलित कर देंगे तो यकीन मानिए कि आपका भोजन विषैला हो ही नहीं सकता। हर चीज़ का संतुलन अगर सही रहा
हमने कोशिश करी कि हर चीज़ को हम कम करें, जो हमारा जैसी दिनचर्या चली आ रही है खान पान की, उसमें थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर हम कम कर दें तो हमारे बॉडी में जो विषैले तत्व आते हैं भोजन आप ही नहीं आएंगे। हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, सुपाच्य भोजन करना है, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु जो है वो है हमारी दिनचर्या कैसी हो स्वस्थ रहने के लिए। तो दोस्तों, योग प्राणायाम ये हमारे जीवन की पद्धति रही है, हमारे गुरुजनों ने ही हमें दिया था। आज हम इससे काफ़ी हद तक आगे निकल आए हैं, इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। योग के ही व्यायामशालाएं खुल गई हैं, एरोबिक्स खुल गया है, जुम्बा खुल गया है। जिसको जो भी अच्छा लगता है अपनी रुचि के अनुसार आप इसमें से कुछ भी चुनकर अपने शरीर से, मन से तप कीजिए, अपने शरीर से पसीना निकालिए। जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा आपकी इस तप से, उतना ज़्यादा आपकी काया निरोगी होगी। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अगर आपको एक स्वस्थ मन बनाना है तो एक निरोगी बनानी है। तीसरा बिंदु है हमारा स्वदेशी चुने। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संबोधन किया था हमारे देश के नाम, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि स्वदेशी चुने। उसी आह्वान को मैं अपने शब्दों में आप तक लेके आई हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि स्वदेशी चुने। दोस्तों, स्वदेशी कैसे चुना जाए? आपके जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, हो, मकान हो, किसी भी तरह की जो आवश्यकताएं आपकी इस समय की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाएं। जो आपके पड़ोस की दुकान है, सबसे पहले उसको प्राथमिकता दें। अगर आपके पड़ोस में वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, तब आप अपने मोहल्ले तक जाएं। मोहल्ले में भी उपलब्ध नहीं है तो अपने शहर के किसी और कोने तक जाएं। और जब आपके शहर में भी उपलब्ध नहीं है, तभी उसके बाहर जाएं, राज्य तक बढ़ें। मेरी तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी आवश्यकताओं को इस कोरोना काल में थोड़ा सा सीमित रखें, तो हम सभी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम कोरोना रूपी राक्षस से दूर रह सकेंगे। पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको लेने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमें अपने पड़ोसी को ही देनी है। 2 पंक्तियों में इसको समझाना चाहूँगी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, ये समय ऐसा है जिसमें हमें अपने देश से लोग हैं उनको मजबूत करेंगे। तो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ना है और एक दूसरे को मजबूती देनी है। 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली। चौथा बिंदु कोई गैस कर सकता है? चलिए मैं बात करती हूँ। चौथा बिंदु है हमारा सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने। इसका एक जीवंत उदाहरण अभी हाल फिलहाल में एक समाचार के माध्यम से मेरे पास आया। एक दिन मैं समाचार सुन रही थी कि तभी मैंने देखा कि दक्षिण भारत के किसी गांव में, सच्ची घटना है, दक्षिण भारत के किसी गांव में एक पति पत्नी ने, क्योंकि कोरोना के काल में उनका सारा रोजगार छिन गया था, उन्होंने एक कुआं खोद डाला। वो कुआं 9 से 10 फीट गहरा था, जो वो सिर्फ मात्र 2 इंसानों ने, एक पति और पत्नी ने खोद डाला। उन्होंने संकट काल में सकारात्मकता की ऐसी मिसाल पेश की जिससे हम सभी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम भी, अगर वो इतने आगे जा सकते हैं, हम भी अपना छोटा से छोटा योगदान तो दे ही सकते हैं सकारात्मक रहने के लिए। उन्हें पता था कि उनके गांव में लोगों को दूर तक जाना पड़ता है पानी लेके आने के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए। तो उस कुएं से उन्होंने न केवल अपनी भलाई बल्कि पूरे समूह की भलाई की। पूरा गांव गदगद हो गया। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमारे से जो बन पड़ेगा सकारात्मक रहने के लिए, सक्षम रहने के लिए, वो हमें करना है। हमें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि किसी ने सही ही कहा है, पराधीन सपने हु सुख नाही। जो किसी के अधीन है वो कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से सेवक है। उसको सच्चा सुख पता ही नहीं है, उसने उसकी अनुभूति कभी भी नहीं की है। इसलिए हमें सक्षम बनना है दोस्तों, किसी भी हालत में।
और पांचवा प्रण जो हमें लेना है, पांचवा और आखिरी प्रण जो हमें लेना है वो है संकल्पित रहना है। समय है, इतनी विपत्तियां आ रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में हमें और कठिन कठिन समाचार सुनने को मिले जिसको पचा पाना हमारे दिमाग के लिए बहुत भारी हो, लेकिन हमें उस विषम परिस्थिति में बढ़ते चले जाएं, उसके अंदर ऐसे भाव भर दें कि वो अपने देश के निर्माण के लिए, अपने देश को सशक्त बनाने के लिए इस मुहिम में अपना तन धन की बात मैं अभी साइड में कर देती हूँ, जिससे बन पड़ता है वो खुद ही कर रहा है। मैं तन और मन की बात करूँगी कि कम से कम तन और मन दें। जब आप दिल से इस मुहिम से जुड़ेंगे तो दोस्तों एक एक करके हम सभी जब हाथ बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो ये संख्या बहुत आगे चली जाएगी। आज ये टीटीसी के माध्यम से इस पिछले महीने से लेकर अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग इन बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इसको जन जन तक पहुंचाना है। इस मुहिम में जो 20% भाग्यशाली लोग हैं उन्हें उन 80% दुर्भाग्यशाली लोगों का साथ देना है, उनका स्तंभ बनना है, उन्हें इस कोरोना रूपी संकट से आगे लेके जाना है। तो अगर आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं पूरी तरह से इसमें, इस माध्यम से जैसे हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, अगर आप इस माध्यम से नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो भी आप दिन में किसी से भी फ़ोन पर बात करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, कम से कम इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करिए। ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को मजबूती देने का। दोस्तों, अगर हम संकल्पित रहने की बात करें तो ऐसे बहुत सारे व्यवधान बीच मैं 2 पंक्तियों में समेटना चाहूंगी कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर हमें मंजिल तक जाना है और इस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है अच्छी सुंदर सुंदर पंक्तियों में, तो हम सभी को अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। फलक को जिद है जहां बिजली